अतीक का प्लान मुस्लिम डिकोड हुआ है। माफिया अतीक के सबसे खतरनाक मंसूबे का खुलासा हुआ है। अतीक विधानसभा चुनाव में कभी ना हारने का एक बेहद पुख्ता प्लान बना रहा था। दरअसल माफिया अतीक एक मुस्लिम टाउनशिप बसाने वाला था। अतीक बरेली के पूरा मुस्लिम नगर बसाने वाला था, जिसमें गरीबों वंचितों की जमीन पर अवैध कब्जा भी किया जा चुका था। करेली के पास डेमोग्राफी बदलने की कोशिश थी, सियासत में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था अतीक अहमद। सवाल वही, अतीक की अलीना सिटी करेली में क्या चेंज हो जाती डेमोग्राफी? इक्का बादशाह गुलाम ढेर, अब लगी है बेगम पर बाजी। कांग्रेस के इमरान माफिया पर क्यों इतने मेहरबान? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। अतीक अशरफ का सीन रिक्रिएट, सामने आएगा प्लान सीक्रेट। अतीक अहमद अपनी विधानसभा शहर पश्चिमी में डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। इसके लिए वो एक माइनॉरिटी कॉलोनी भी बना रहा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बख्शी का इलाका है। बख्शी मुड़ा इलाके में वो अलीना सिटी बसा रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए कॉलोनी बसाई जा रही थी। अतीक का खास था प्लान टाउनशिप ओनली फॉर मुसलमान। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की जमीन कब्जा कर ली गई। उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और ये गैंग जो है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत कर ले। अतीक की अलीना सिटी करेली की चेंज हो जाती डेमोग्राफी। ये करेली विधानसभा का पूरा वही इलाका है जहां पर ने अपने कई शूटर्स को, अपने कई साथी अपराधियों को न सिर्फ जगह पर कब्जा कराया, बल्कि उनके लिए एक मुस्लिम टाउनशिप बनाने की कोशिश थी। करेली विधानसभा का पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश थी। माफिया के थे सियासी ख्वाब, सबसे खतरनाक प्लान बेनकाब। कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ, अतीक के साथ इमरान प्रतापगढ़ी। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। इसी से वो तो इमरान प्रतापगढ़िया जैसे लोगों को कांग्रेस पूरा देश में घुमाना चाहते हैं। ये कांग्रेस है, कांग्रेस का हाथ। और अब वक्त है आज महाबहस के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जो आज चर्चा के दौरान हम उठाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या माफिया अतीक चेंज करना चाहता था करेली इलाके की डेमोग्राफी? पूरा फुल प्रूफ प्लान उसके पास तैयार था। क्या सिर्फ मुस्लिमों के लिए टाउनशिप बनाना चाहता था अतीक अहमद? क्या इमरान प्रतापगढ़ी का अतीक एंड फैमिली से कोई कनेक्शन था? खुले मंच से जिस तरह अतीक तारीफ कर रहा था इमरान प्रतापगढ़ी की, और इमरान प्रतापगढ़ी भी जो है शायरियों में अतीक अहमद के कसीदे पढ़ा करते थे। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज हम चर्चा के दौरान उठाएंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हैं, हमारे साथ प्रदीप भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड आप सभी के लिए, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखें। और शुरुआत हीरो वाजपेयी जी आपसे करने जा रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद आज सीन रिक्रिएशन हुआ है, उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, लेकिन शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। जनता जानना चाहती है कि आखिर कितनी दूर है एसटीएफ अब इन दोनों से, क्योंकि जिस तरह की थ्योरीज और बातें सामने आ रही हैं ऐसा लग रहा है ये दोनों बहुत अहम राजदार हैं, सीधे तौर पर उस बड़े क्राइम नेटवर्क से जुड़े हुए रहे हैं, और ये सामने आएंगे तो बड़े राज फाश होंगे, अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े हुए भी।
देखिए, पुलिस पूरी ताकत से अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। और ये बात सच है कि जो चेहरे अभी पीछे छुपे हुए हैं वो जब सामने आएंगे तो अतीक के साम्राज्य, अतीक के अपराध जगत, अतीक की जो ऐसी इच्छाएं थी, जो जैसे कि अभी ये अलीना सिटी है या इस तरह की तमाम और चीजें जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, वो इन लोगों के द्वारा सामने आएंगी। मुझे लगता है जल्द से जल्द इन तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे और कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। और ये अब अपराधियों को महसूस होने लगा है कि अपराधी होना और एक जमाना होना कि पिछली सरकारें थी उसमें आपका अपराध जगत चलता था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें कठोर कार्रवाइयां होंगी। 30 सेकंड पूरे, हम फिर लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं प्रदीप भाटी जी का। अब प्रदीप जी, जिस तरह से इन तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या की, इनका भी मंसूबा यही था कि हम बड़े माफिया बन जाएंगे, और कहा जा रहा है किसी और सजा याफ्ता माफिया के इशारे पर इन्होंने ये इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि बहुत सी डिटेल अभी आनी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यूपी पुलिस कहती है, यूपी सरकार कहती है अब उत्तर प्रदेश में कोई और नया माफिया नहीं बनेगा। ये माफियाओं की आखिरी खेप थी, अब धीरे धीरे जो खात्मे की ओर है। आप तक आवाज पहुंच रही प्रदीप जी? मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया। जी जी जी, 30 सेकंड प्रदीप जी। आपको लग रहा है कि यूपी सरकार की ये बात कि अब ये माफियाओं की आखिरी खेप है, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई और नया माफिया पैदा नहीं होगा? धन्यवाद आस्था जी। सर्वप्रथम आप फिर दोबारा से नंबर 1 चैनल बने। भाजपा माफियाओं का महिमा मंडन अपने राजनीतिक फायदे को लेकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, ताकि पिछले 45 साल की सामाजिक बेरोजगारी, 30 साल की सबसे ज्यादा महंगाई, किसानों की आय, खस्ता हाल पर बात ना हो जाए। बीते दिनों जैसे बेमौसम बरसात से फसल नष्ट हो रही है, किसान बेहाल है, भाजपा मौन है, असमानता और जाति जनगणना की बात ना हो जाए। भाजपा नया सवाल अपना रखती रहती है इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अतीत प्रकरण में सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में अगर कोई रहा है तो वो राजूपाल जी रहे हैं, उनकी पत्नी। प्रदीप जी, आपकी ऑडियो साफ नहीं आ रही, तब तक एक बार चेक कर लीजिए प्रदीप जी की ऑडियो। तब तक हम रुक कर लेते हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी का। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अतीक के एक एक करके मंसूबे, उसकी मानसिकता, तमाम चैट्स और फोन कॉल सामने आ रहे हैं। 2-3 बातें बहुत ही स्पष्ट हैं। एक तो ये कि अतीक ने कहा था मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो बेटे हैं वो कोई डॉक्टर वकील नहीं बनने जा रहे, उनके लिए भी उसने वही सपना, वही ट्रैक तैयार कर रखा था जिस पर वो खुद चला। और नंबर 2, राजनीति में आ तो चुका था, जनप्रतिनिधि भी बना, लेकिन अपने लिए एक अचूक गढ़ तैयार कर रहा था। आप मतलब समझ रहे हैं, एक पूरी अलीना सिटी बसाने की तैयारी कर रहा था जिसमें केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को बसाया जाना था, ताकि वो अजय बन जाए, वो उसका गढ़ बन जाए। ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि इसके लिए जमीनें भी कब्जा ली गई थी। 30 सेकंड। इसमें आस्था जी खतरनाक क्या बात है, अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी बनाता है और उसमें जो है अगर बनाता है तो उसमें क्या बुराई की क्या बात है। रही बात अतीक की, अतीक एक मुसलमान है इसलिए उसे सारी चीजों का टारगेट करा जा रहा है। मुद्दे तो और भी बहुत सारे, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके चिमियानंद से लेके और मैं ब्रजेश सिंह से लेके कितने सारे अपराधी हैं जो, मगर वो उर्दू नाम वाले नहीं है, उनके खिलाफ तो सरकार का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। उनके पीछे तो ना मीडिया पूरी गोदी मीडिया बनकर रह गई। जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया के बारे में, वो बिल्कुल सच साबित होता दिखाई दे रहा कि कैसे गोदी मीडिया। 30 सेकंड पूरे हो गए मेहरुद्दीन रंगरेजी। मैंने आपको टोका नहीं, आप बहुत कुछ बोल गए। मैंने आपको टोका नहीं, आप बहुत कुछ बोल गए, पर चूंकि ये 30 सेकंड हम अनइंटरप्टेड देते हैं अपने मेहमानों के लिए, ताकि वो आज के विषय पे अपनी एक मत राय रख सके, क्योंकि इसके बाद चर्चा, डिबेट और काउंटर हम बाद में करते हैं। आप बने रहेंगे हमारे साथ। प्रेम प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व एडीजी हमारे साथ है। 30 सेकंड के अंदर प्रेम प्रकाश जी, ये बात कितनी खतरनाक है। जमीनों पर अवैध कब्जे शुरू हो गए थे, एक टाउनशिप बसाना चाह रहा था अतीक अहमद, जहां से बाकी लोगों को खदेड़ के केवल एक खास समुदाय, मुस्लिम समुदाय को बसाया जाना था, ताकि राजनीतिक प्रभाव जो है वो उसका वहां पर हमेशा कायम रहे और वो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कम से कम उस सीट या उस इलाके से अजय बन जाए। अतीक की हमेशा कोशिश रही कि सांप्रदायिक राजनीति करें, और जिस तरीके से वहां इन्होंने अपना पूरा गैंग इकट्ठा किया, इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर एक ही समुदाय के लोगों को ज्यादा इसने एकत्र किया। हालांकि जो जमीनें इसने छीनी वहां पर, उसमें सभी वर्गों के लोग थे और उनकी जमीनों को वहां बेदखल किया गया, किसी को डरा धमका कर, किसी को रुपए पैसे से,
और ये एक घृणित कार्य था और ये पूरा इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते थे ताकि विधानसभा में और या कोई भी चुनाव हो वहां वोट बैंक के रूप में उन सभी लोगों को इस्तेमाल किया। तो ये पूरा क्रिमिनल जो माफिया जैसे गतिविधि करता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अपनी गतिविधि कर रहा है। 30 सेकंड पूरे। प्रेम प्रकाश जी लौटेंगे, राकेश सिंह जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। राकेश सिंह जी, अतीक की पूरी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित थी और इसीलिए वो अपने लिए गढ़ तैयार कर रहा था करेली नाम से। हर समुदाय वहां पर रहता है, किसी की जमीन कब्जा ली गई, कौड़ियों के भाव खरीद ली गई, डराया धमकाया, बस टाउनशिप बनाने की देरी थी। ऐसे लोग राजनीति में अपने आप को परमानेंट स्थापित करने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे? देखिए, जब भी कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है तो अतीक अहमद पैदा होते हैं। जब भी राजनीतिक कार्यकर्ता अपने विचार से नहीं किसी भी तरीके से चुनाव जीतने के लिए तैयारी करता है और साम दाम दंड भेद किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार होता है तो माफियाओं, यहाँ तक कि माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाने के लिए अगर कोई नेता तैयार हो जाए तो अतीक अहमद पैदा होते हैं। और अतीक अहमद जब पैदा होते हैं तब भी समाज में गुस्सा होता है और वो गुस्से, जो समाज का गुस्सा है वो जब परिवर्तित होता है तो सत्ता बदलती है और जब सत्ता बदलती है तो उसको एहसास होता है कि समाज सोचता क्या है। तो जो हश्र हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उस समाज में जो प्रतिक्रिया थी उसका वो है परिणाम है। ठीक है, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। हीरो वाजपेयी जी, करेली नाम की एक जगह जहां की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था अतीक अहमद, वजह यही कि राजनीति में परमानेंट स्थापित हो जाए वो और उसका परिवार। उनमें से कोई सदस्य हाउस का हमेशा मेंबर रहे, वही बैठ के जनहित के फैसले ले, वही बैठ के हाउस के अंदर आने वाले तमाम बिलों पर अपनी राय व्यक्त करे, सरकार बनाने में, सरकारों को गिराने में, मंत्रियों को बनाने में सीधा दखल हो जाए। इसके लिए हाउस के अंदर एक सीट परमानेंट पक्की करना चाहता था, जमीनें भी कब्जा ली गई थी। देखिए, ऐसा है कि मंसूबे तो बड़े बड़े हो ही गए थे क्योंकि 5 बार विधायक चुना गया और 1 बार सांसद, तो और उन दलों ने मदद की। जैसा कि अभी एक राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह जी ने कहा कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए नेता तैयार थे, तो इतनी मजबूती हासिल कर ली जो करेली को वो अपना एक अवैध किला बनाने में लगा हुआ था कि जिस तरह चाहे अपराध के लोग हो और चाहे उसका राजनीतिक प्रयोग हो, उसको करने के लिए उसने पूरी संरचना की थी। और उसने सभी वर्गों, सभी धर्मों, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों को बसाने की योजना थी, मुसलमानों की जमीन भी छीनी और जो बेचारे बेकसूर थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी, जो रुपए से दबा रुपए से नहीं तो कुचल दिया गया। ये उनका प्लान था और ऐसा प्लान बनने के पीछे आप देखिएगा राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। ये तो योगी सरकार बनने के बाद कड़ाई होना शुरू हुई, नहीं तो पिछली 15 साल की सरकारों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। और आप देख रहे हैं जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो राजू पाल बसपा में था और आज पूजा पाल सपा की विधायक है और अतीक का परिवार बसपा में चला गया था। तो ये खेल इन परिवारों का चलता रहा कि तू नहीं और सही और नहीं और सही। हम अपनी ताकत के बल पे हम राजनीति में काबिज रहेंगे, अपने अपराध के बल पर राजनीति में काबिज रहेंगे। ठीक है, अब प्रदीप भाटी जी, पूर्व की सरकारों पर सारा दोष, माफिया की इतनी बड़ी सल्तनत इसीलिए खड़ी हो गई क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। आप तक आवाज पहुंच रही प्रदीप जी? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। क्वेश्चन दोबारा सॉरी रिपीट करिए, थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम है। अच्छा, सवाल मेरा यही कि बीजेपी का साफ तौर पर यही आरोप है कि पूर्व की सरकारों में संरक्षण मिलता रहा, इसीलिए ये माफियागिरी की इतनी बड़ी सल्तनत तैयार हो गई। एक तांगे वाला जो है वो जरायम की दुनिया का सरताज बन गया। देखिए, भाजपा एक नया सॉन्ग रचकर सभी जरूरी मुद्दों पर अपना ध्यान भटकाना चाहती है। अतीक प्रकरण में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु अगर कुछ है तो वो स्वर्गीय श्री राजू पाल है और उनकी पत्नी पूजा पाल है, जो कि एक समाजवादी पार्टी की विधायक है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि राजनीति साफ होता है कि समाजवादी पार्टी किसके साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी किसके साथ है। भाजपा माफियाओं का महिमा मंडन करके राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, उनका ध्यान भटकाना चाहती है ताकि बेरोजगारी पे बात नहीं हो जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। 30 साल में जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी, 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई इस समय पे है। किसान की आय दुगनी तो कर नहीं पाए, उसकी हालत और खस्ता कर दी। बेमौसम बारिश वो सब ठीक है प्रदीप जी, वो सब ठीक है, वो मुद्दे तो आप लोग उठाते रहते हैं।
लेकिन अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम, 100 से ज्यादा जिस पर मामले, गवाहों को डरा धमका के बचता रहा और आखिरकार उम्र कैद की सजा हुई उसको। और अब लोगों में आप नहीं मानते कि साहस आया है, खुद आकर कह रहे। कल हमारे साथ एक जीशान साहब जुड़े थे, वो बता रहे थे कि 5 साल कैसे उनको खौफ में रखा गया। उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो अतीक ने खुद फोन करके कहा कि काम तो तुमने शुरू किया है लेकिन 50% हमारा है, यदि काम करना है तो याद रखना। परिवार को पीटा जाता रहा। ऐसे एक नहीं अनंत किस्से अतीक के। मैं आस्था जी बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि विगत 6 वर्षों से भाजपा की सरकार है, इनकी नींद आज खुली है? ये तो भाजपा सरकार की नाकामी का खुला सबूत है। और दूसरी बात, अतीक के मन की बात, अभी जैसे बातचीत चल रही थी वो ये करना चाह रहा था, तो क्या भाजपा ने अतीक के मन की बात पढ़ ली थी या भाजपा अंतर्यामी हो चुकी है? अब भाजपा ने माफियाओं को जिस तरह से क्रिकेट खिलाया, माफियाओं को एमएलए एमएलसी और उनकी पत्नी भाई भतीजे, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी जवाब देंगे, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज ब्लॉक प्रमुख बनाया है। हीरो वाजपेयी जी जवाब देंगे, फिर मेहरुद्दीन रंगरेज जी। ये देखिए, वर्तमान में जो आतंक का पर्याय है अतीक, अशरफ और उसका परिवार, उस पर एक शब्द समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं बोला, ना कंडेम किया और ना ये माना कि हमारे सदस्य हमने महिमा मंडन किया, ना ये माना कि हमारे नेता ने उनके कुत्ते तक से हाथ मिला लिया था। आज बैठकर टेलीविजन पे सारा दोष भाजपा को देंगे। जो पार्टी सर्वाधिक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, अराजकता के खिलाफ है ना, अतिक्रमण के खिलाफ है, उस पार्टी पर दोषारोपण करते, लेकिन एक शब्द इन अपराधियों के बारे में बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब शाइस्ता को अपनी पार्टी में लेना हो, कब उनके लड़कों को विधायक लड़ाना हो। तो ये लालच अभी इनका गया नहीं है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब अपराध जगत में सन्नाटा छा जाएगा। न अपराधी और न अपराधियों के बेटे इन पार्टियों के द्वारा विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा पहुंच पाएंगे। तो मैं क्योंकि इनका पूरा व्यक्तित्व सुन नहीं पाया था, तो मैं जवाब दे दूं जरा इनका। बोलिए। हाँ जी, हीरो वाजपेयी जी के लिए मैं ये कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे थे बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता। भाजपा वो गंगोत्री हो चुकी है जिसमें आकर सभी अपराधी सदाचारी हो जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारी ईमानदार हो जाते हैं। इन्होंने खुद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की कैबिनेट में आधे मंत्री दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, 1/3 इनके जो एमएलए हैं वो दागी हैं। ज्यादातर पर जघन्य अपराध है। आरोप में अतीक के बारे में आप एक शब्द बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अतीक और अशरफ के बारे में आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनके बारे में आप एक शब्द नहीं कहेंगे, चाहे कुछ हो जाए आपके मुंह से। हीरो वाजपेयी जी, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, थोड़ा सा बीच में सुनने का भी धैर्य रख लीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं। आप दोनों शांत होइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। मैं आपसे कुछ और कहना, ठीक है, लेकिन अतीक और अशरफ पर आप साफ तौर पर बोलने से बच रहे हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है, उन्होंने पूरी तरह स्टैंड लिया हुआ है। पूरी तरह स्टैंड मेहरुद्दीन रंगरेज जी ने लिया हुआ है। वो अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ है। वो तो हमारे ही शो पर कह चुके हैं कि अतीक तो उनके भाई समान था। अब भी उस पर बने हुए मेहरुद्दीन रंगरेज जी। ये सुन लीजिए मैडम। आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए, मैं मान लूंगी। मोबाइल में वही चल रहा था। बोलिए। देखिए योगी जी कैसे लोकसभा में रो रहे हैं। देखिए आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये आप क्या बताना चाहते हैं? मैंने आपसे अतीक और अशरफ पर सवाल पूछा है। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने मेरे शो पर कहा था अतीक हमारा भाई था। आपने थोड़ी देर पहले जमीनों के कब्जे के मुद्दे पर कहा कि ये खतरनाक बात कैसे है। वहां से लोगों को खदेड़ के भगा दिया गया, डरा के उनकी जमीनें छीन ली गई। वहां पर वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था, आप एक शब्द नहीं बोले। अब ये वीडियो दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आप ही प्रवक्ता बन जाएंगी बीजेपी की, तो सारी मैं तो सवाल करता हूं मेहरुद्दीन जी, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देते। मैं रोज आपसे सवाल पूछती हूँ, उसका आप जवाब नहीं देते। जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ बोलिए ना, सवाल का जवाब दीजिए अतीक अशरफ पर, बोलिए। अरे मैडम, यूपी की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अच्छा, तो पूर्व की सरकारें भी यही कर रही थी। पूर्व की सरकारें भी यही कर रही थी। इससे पहले बसपा की सरकार रही, बहन जी मुख्यमंत्री रही, सपा की सरकार रही, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, सब यही कर रहे थे क्या? उनके साथ शोषण, उन्हें जंगल राज में, ये आग के बदले आग, लाठी के बदले भैंस, इससे नहीं चलता है देश, संविधान से चलता है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं पूर्व की सरकारें भी यही कर रही थी? अनर्गल जवाब मत दीजिए, अनर्गल जवाब मत दीजिए। मुझे बताइए कि अलीना सिटी बनाने का ख्वाब
अतीक अहमद जैसे पेशेवर आरोपी, गैंगस्टर, माफिया हाउस में परमानेंट सीट पक्की करने के लिए क्षेत्र की डेमोग्राफी तक बदलने को तैयार थे। यह आपको खतरनाक नहीं लगता? अगर हर कोई इसी तरह की राजनीति करने पर उतारू हो जाए तो बताइए आप समाज राज्य देश का क्या बनेगा? समाज राज्य देश का क्या बनेगा? तो उसमें क्या दिक्कत है? लोगों को बचाना चाहिए, लोगों को घर देना चाहिए। तो क्या लोगों की जमीनें छीन लेनी चाहिए? लोगों को डरा धमका के उनके घरों से भगा देना चाहिए? कौड़ियों के भाव जमीन छीन कर उनको वहां से खदेड़ देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो पूरा इलाका उसके नाम हो जाए? वहां की जनसंख्या कैसी होगी ये वही तय करेगा। वहां कौन से समुदाय के लोग रहेंगे वो अतीक ही तय करेगा। आप एंकर हैं या प्रवक्ता है बीजेपी की? मैं सवाल करता हूं और मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मैं सवाल का जवाब आपकी बातों से आप जरूर प्रवक्ता लग रहे हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर लिखवाते हैं अपने आगे, लेकिन एक खास विचारधारा की तरफ बड़ा जबरदस्त झुकाव है। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल करता मैं हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एडीजी साहब बैठे हैं, उनसे ये पूछिए, वो प्रयागराज के एडीजी थे, उन्होंने अपने शासन में और योगी जी की सरकार थी, उन्होंने क्या एक्शन लिया अतीक पर? आज अतीक बढ़ गया तो उसके पीछे सारे गोदी मीडिया से लेकर आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रेम प्रकाश जी, आपका खुद प्रयागराज से नाता रहा है, आप बता दीजिए पूर्व के शासन और अब के शासन में क्या फर्क है? बता दीजिए पूर्व के शासन अब के शासन में क्या फर्क है? पुलिस का मनोबल कहाँ है, इसका भी जिक्र कर दीजिएगा। और ऐसे माफियाओं की वजह से जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाता है माफिया के, उस वक्त भी वही पुलिसकर्मी वहां खड़े होकर देख रहे होते हैं। हाँ मैडम जी, एडीजी साहब कभी वहां के डीजी नहीं बन सके। सुन लीजिए उनका जवाब, मेहरुद्दीन जी उनका जवाब सुन लीजिए। आप यहाँ बाकी लोगों से सवाल करने नहीं आए हैं, आप यहाँ सवाल का विषय पर सवाल का जवाब देने आए हैं। आप सवाल का जवाब सुन लीजिए प्रेम प्रकाश जी। अतीक के जितने भी मुकदमे थे जिनमें इन्होंने जमानतें ली हुई थी 2010 में, 2022 में आकर इनकी हाई कोर्ट से कम 10 केसेस में जमानतें निरस्त कराई। इनकी 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कराई। इनका गोमती नगर का जो मकान था आलीशान, जो मड़ियाओं में इनका घर था, कोठी बनाई हुई थी, उसको गैंगस्टर एक्ट में जब्त कराया गया। इनके जितने भी वहां पर प्लॉटिंग के काम चल रहे थे उनको किया गया। उसके बाद जो कंपनीज इसकी अभी नई आई थी उनकी हमने शुरुआत कर दी थी उस समय, और इसी बीच कमिश्नरेट बन गया था। अशरफ इसका भाई खाली घूमता था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, वो फरार था तब से, जब से राजूपाल का मर्डर हुआ था जी। उसकी गिरफ्तारी की गई। इसके जितने भी आसपास के गुर्गे थे, चाहे वो मल्ली है, आसिफ है, और जितने भी तमाम इनके साथी थे, इसका बेटा अली, उस पर मुकदमा लिखाया गया। तो ये जितने भी ये केस कार्रवाई हुई है, ये सब 2021-22 में हुई है, और 2017 से शुरू हो गई थी कार्रवाइयां, लेकिन मेटेरियलाइज नहीं हुई थी। अभी जो सजा हुई है जिस केस में, उसके लिए मैं बता दूं, जिसमें इसको आजीवन कारावास मिला है, उसमें टीम बनाकर, ये एक दिन में नहीं होती सारी गवाहियां, 50 डिफेंस विटनेस होना, उससे पहले हमारा पूरे प्रोसिक्यूशन के विटनेस कराना, उसके बाद सजा हुई है, और जो पहली बार हो पाई है सजा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक ये बचता आया है, चाहे गवाह हो कि मुकर जाने की वजह से बचा हो या डरा धमका करके बचा हो, बड़े आराम से ये 100 से ज्यादा मुकदमे अपने ऊपर लेकर भी खुलेआम घूमता रहा और पेशी पर ऐसे आता था हाथ हिलाते हुए जैसे कि वहां का निरीक्षण करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। और पुलिस वाले भी आगे पीछे इसी तरह घूमते रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक को हाथ भी लगा सके कि एक आरोपी को पेशी के लिए लाया जा रहा है। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश सिंह जी, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि पूर्व की सरकारें और अब की सरकार के कार्यकाल में जो एक्शन लिया गया है, आज से पहले हिम्मत थी क्या? आप ये सोचिए कि जो अतीक अहमद, जिसने ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों तक को नहीं बख्शा, आपको याद होगा नोएडा अथॉरिटी के एक बड़े अधिकारी के घर में पहुंचकर वो थप्पड़ लगा के आ गया था, पीट करके आ गया था, वहां पर पूरी आईएएस लॉबी नाराज थी, लेकिन फिर भी केस दर्ज नहीं हुआ। ये होता था पूर्व की सरकार में। देखिए, समाज में सबसे बड़े दोषी वो लोग होते हैं जो एक अपराधी को किसी समाज का चेहरा बनाते हैं। ये मोइनुद्दीन, ये जो अंग्रेज हैं, ये अतीक अहमद मुसलमानों का चेहरा नहीं हो सकता है। अतीक अहमद मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता है। अतीक अहमद किसी भी समाज का आदर्श नहीं हो सकता है। मुसलमानों के समाज का आदर्श है तो एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। राजनीतिक दलों ने ये जो मैटर है, ये ऐसे पेंट कर रहे हैं जैसे मुसलमानों के आदर्श, मुसलमानों का जो चेहरा है वो अतीक जैसा आतताई, अतीक जैसा अपराधी वो है। अरे इनको भूल गए, कभी बिजनौर में इनकाउंटर हुआ, अंग्रेज जी आपको याद है, आदित्य सिंह राणा नाम है उनका,
जिनका 2.5 लाख का इनाम था, 2.5 लाख का इनाम था, लेकिन उस जानकारी को ये लोग ऐसे पचा जाते हैं जैसे उन तक ये पहुंची ना हो, जैसे उन तक ये पहुंची ना हो। मजहबी झंडा उठाने में सबसे आगे, वो भी गलत वजहों से, गलत वजहों से सांप्रदायिक झंडा उठाने में सबसे आगे। समाज के दुश्मन है, आप जैसे लोग मुस्लिम समाज के दुश्मन है। मुस्लिम समाज का चेहरा हिंदू समाज के दुश्मन है, हिंदू समाज को डराते हैं, मुसलमान से डरा के वोट लेने का काम करते हैं। पूरे मुस्लिम समाज को ऐसे पेंट किया कि जैसे और महात्मा गांधी को जीरो मानते हैं। आप जैसे लोगों की सहानुभूति आपको। रंगरेज जी, बात पूरी होने दीजिए राकेश सिंह जी की, उसके बाद आपको अलग से मौका मिल जाएगा। बोलिए 10 सेकंड राकेश सिंह, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब मैं आ रही हूँ, पहले वो बात पूरी कर लेना, मैं वो बात पूरी कर ले, मैं आपको अलग से समय दूंगी, चिंता मत करिए, अलग से समय दूंगी। 10 सेकंड राकेश सिंह, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज। उस समय कहां सो गए थे अंग्रेज जी? जिस समय उसका आतंक चल रहा था, उस समय कहां सो गए थे आप? जब वो जयश्री का जमीन कब्जा कर रहा था, उसको गोली मारा, तब कहां सो गए थे आप? तब ये सपा के लोग उसको माननीय बना रहे थे, संसद में पहुंचा रहे थे, विधानसभा में पहुंचा रहे थे, उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे। तब अगर आज जगह होते तो आज कुछ दृश्य दूसरा होता। तमाम जो परिवार उजड़ गए हैं, जिनकी जमीनें कब्जा हो गई हैं, एक कहानियां हैं। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, बात आ गई, आपकी बात आ गई। मेहरुद्दीन रंगरेजी, अतीक अहमद ने, आप उसको हीरो बनाने पे तुले हुए ना, आप उसको भाई भी बोल चुके हैं। अतीक अहमद ने मुसलमानों को भी बहुत परेशान किया है, कितनों की जमीनें छीन ली, घरों से बेदखल कर दिए, खुल के रंगदारी मांगी जेल के अंदर से। मुसलमानों का हीरो नहीं हो सकता अतीक अहमद, आप क्यों उसको हीरो बना रहे हैं? हीरो की बात नहीं चल रही यहाँ पर बात अतीक की हो रही है। आप महिमा मंडन ऐसे करते हैं ना, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये राजनीति विश्लेषक बनकर जो उंगली पर उंगली उठा रहे, आपको जो बात पसंद नहीं आएगी इसके लिए आप अटैक करेंगे। आप उस पॉइंट को खारिज करने के लिए कोई तथ्य लेकर आइए। बलात्कार कर रहे हैं वो लोग, कुलदीप सेंगर ने पूरा घर खत्म कर दिया। मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म हुआ था, पता है कि नहीं आपको? जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने, जिस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाया था, थोड़ी दूर पर एक मदरसे, थोड़ी दूर पे मदरसा चलता था, वहां पढ़ने वाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। और आप जानते हैं अतीक ने उसी दिन किसी और मामले में अपने भाई अशरफ की गिरफ्तारी करवा दी थी। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? अरे मैडम, इमरान प्रतापगढ़ी जिस महफिल में उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, वो सपा की महफिल है। सपा के विधायक, पूर्व विधायक सब बैठे हुए हैं उसमें, वो सपा की महफिल थी। और उस महफिल में इमरान प्रतापगढ़ी, चलिए आप एक क्रिमिनल का, आप एक पेशेवर माफिया का जितना मर्जी महिमा मंडन कर ले, उसकी तारीफ में जितने बड़े कसीदे पढ़ ले, लेकिन वो किसी कम्युनिटी का हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता शख्स था जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी। माफियागिरी से लेकर रंगदारी, प्रॉपर्टी पे कब्जे से लेकर मर्डर, बलात्कारियों को बचाना, न जाने कितने संगीन आरोप उसके थे। इतना ही नहीं, अपने बेटों के लिए भी उसने यही ट्रैक तय कर रखा था। उसने कहा था मेरे बेटे वकील और डॉक्टर नहीं बनेंगे। वो किसी कम्युनिटी का हीरो नहीं हो सकता। सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबैस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।